शुरू करते। मेरी आपके साथ जो बात बची हुई थी वो स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चे। हेडिंग डाल दीजिएगा सेक्शन 27। कुछ भी नहीं चल रहा है यार। सेक्शन 27। और सर नाम क्या है सर सेक्शन का? डीम्ड ओनरशिप। हेडिंग लिख लीजिएगा बच्चे। डीम्ड ओनरशिप। ओके। चलिए, अगर अब मैं आपको एक चीज बोलूं, अभी वो रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होने के लिए क्या मैं कह सकता हूँ तीन कंडीशन मैंडेटरी थी। पहली कौन सी? एनुअल वैल्यू। दूसरी, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तीसरी, तो लोग क्या करते हैं कि लोग ओनरशिप को ट्रांसफर कर दे। मतलब मतलब ये कि सपोज करो अरशद जी, आपके नाम पर एक प्रॉपर्टी है, किराया भी आ रहा है, आप मालिक हो, आप दोनों वर्ष हो। तो टैक्सेबल किसके हैंड में होगा? आपके हैंड में होगा। तो टैक्सेबल हो जाएगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहीं आपकी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है। तो अगर आप अपनी हाउस वाइफ को अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दोगे प्रॉपर्टी, तो जो रेंट होगा वो किसके नाम पर हो जाएगा? वाइफ के नाम पर। और उनको स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप मुझे बताइए, क्या आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो आप टैक्स बचाने के लिए विल यू ट्रांसफर इट टू योर वाइफ? हाँ, गुड। अर्षद जी आपने नहीं बोला कुछ, कर दोगे? पहले करा तो नहीं। हाँ, ठीक है। तो मुझे बताइए, क्या इस तरीके की प्लानिंग चलती होगी बच्चे मार्केट में? लाइक हस्बैंड वाइफ, और हस्बैंड कमा रहा है, और बोथ वेज हो सकता है, वाइफ कमा रही हो हस्बैंड नहीं कमा रहा हो, तो वाइफ के पास प्रॉपर्टी उसने हस्बैंड को ट्रांसफर कर दी। सर अब मैंने उसको फिर लगा। अच्छा ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा आंसर दिया इसने। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं सभी गर्ल्स से पूछूं, आप लोग कमा रहे हो और आपके हस्बैंड अर्न नहीं कर रहे, क्या आप अपनी प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड को ट्रांसफर करेंगे? देख लो बेटे। और इधर बेचारे शरीफ बच्चे, पहले तो शादी ही नहीं करी थी तो हमारा। सही बात है, मतलब ये भी बहुत सही है। पर क्या हस्बैंड शादी कर लेता है इवन इफ द वाइफ इज नॉट अर्निंग? यस। लेकिन वाइफ कभी भी शादी नहीं करी। तो मेरी शादी हो चुकी है, मतलब मैं कमा रहा हूँ। मेरे को प्रूव करना था भाई, मैं कमा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता भाई, जाने दो। ठीक है, रिबेट है पर कमा तो रहे ना। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, तो लेकिन रियलिटी ये है कि लोग ट्रांसफर कर देते, कपल्स है, ऐसा इंडस्ट्री में है, ऐसा सरकार ने देखा कि भाई ये क्या चल रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, मतलब मालिक मैं हूं, पर मैं उसको एज गिफ्ट ट्रांसफर कर दूं। इससे क्या सरकार को नुकसान होगा? बिल्कुल हो रहा है। तो सरकार एक प्रोविजन लेकर आई कि अगर एक इंडिविजुअल अपने स्पाउस को ट्रांसफर करता है, स्पाउस का मतलब क्या होता है? स्पाउस का मतलब जतिन जी आप बताओ, जिससे शादी करोगे वो स्पाउस, या शादी के बाद स्पाउस बोला जाता है? शादी के बाद बोलते हैं। तो हस्बैंड के लिए स्पाउस कौन है और वाइफ के लिए? सो इट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक। कहने का मतलब अगर एक इंडिविजुअल अपने स्पाउस को ट्रांसफर करे प्रॉपर्टी, तो आप मुझे बताइए एज फ्री गिफ्ट, तो आप मुझे बताइए, क्या ओनर कौन बन जाएगा? स्पाउस। पेपर में कौन मालिक बन गया? मान लो हस्बैंड ने वाइफ को करी तो वाइफ बन गई, बट ये किसके हैंड में टैक्सेबल होगा फिर भी? हस्बैंड के। मैं लिख के समझाता हूँ बेटे, एक मिनट रुकना बस। हाँ जी, काइंड ऑफ।
वहां पे हम लोगों ने अदर एसेट करा था हाउस प्रॉपर्टी का पार्टी। चलिए आइए बच्चों, तो सेक्शन कौन सा था बच्चे? सेक्शन 27, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि सर, और आप ये ना थियोरेटिकल है, ठीक है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन। तो मान लो एक इंसान है मिस्टर ए, और मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसको ट्रांसफर करिए? मिसेस ए। ठीक है जी। सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर ए मिसेस ए को ट्रांसफर कर दे, ठीक है, और मैं आपको ये कह रहा हूं, चाहे एज फ्री गिफ्ट और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट का मतलब आपको पता है, गिफ्ट वाला चैप्टर कर लिया आपने। इनएडिक्वेट होता है कि भाई करोड़ों की प्रॉपर्टी है, 100 रुपए ले लिए बस। ठीक है, यानी कि अगर एक इंसान, इफ आई आस्क यू हु इज द ओरिजिनल ओनर, और इसने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, तो अब आप मुझे बताइए क्या ये ओनर रहा? नहीं। अब की बार अब ओनर कौन बन गया? हु इज द लीगल ओनर? आई एम सेइंग लीगल ओनर मिसेस ए। तो आप मुझे बताइए, इस प्रॉपर्टी पर रेंट आ रहा था जी 12 लाख रुपए पर एनम का। सर वो तो पहले भी आ रहा होगा। हाँ बेटे हाँ, तभी तो ट्रांसफर करी है कि ए के हैंड में टैक्सेबल ना हो। सिनेरियो समझिए, मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास एक प्रॉपर्टी थी, उस पे किराया कितना आ रहा था? 12 लाख। उसको टैक्स भरना पड़ता। उसने क्या करा, क्यों ना ये प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दूं। तो लीगल ओनर कौन बन गया? वाइफ। 12 लाख किसके हैंड्स में अब इनकम दिख रही होगी? वाइफ के हैंड्स में। लेकिन सरकार एक सेक्शन ले आई, दैट इज सेक्शन 27, और वो ये कहती है भाई हमें नहीं देखना पेपर में कौन मालिक है, इनकम टैक्स के पर्पस के हिसाब से डीम्ड ओनर कौन है? मिस्टर ए। विच मींस लीगल ओनर कौन है? मिसेस ए। बट फिर भी ये जो 12 लाख की इनकम है, ये किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी? मिस्टर। भाई ये देख, खुद से तो कोई बताएगा नहीं, लेकिन कल को जब केस फंसते हैं, पता लगता है कि भाई वाइफ के नाम पे इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई, क्या आई, तो पता लगती है। तो अगर जिसमें ए को मैं क्या बोलूंगा? ट्रांसफर। और बी कौन है बच्चे? आई एम सॉरी मिसेस ए कौन है? ट्रांसफरी। ओके। मेरा आपसे सवाल, ए ने जो मिसेस ए को ट्रांसफर करी है, पैसा लिया है या फ्री में? सो इट्स इधर इन इधर फ्री और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है ना? तो मैं आपको कुछ एक्सेप्शन बताना चाहता। एक्सेप्शन का मतलब सेक्शन 27 लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। पहला, अगर कंसिडरेशन क्या होगी? एडिक्वेट कंसिडरेशन। भाई ये ने बी को प्रॉपर्टी बेची है, 2 करोड़ की है, 2 करोड़ लिए हैं मैंने, ट्रांजैक्शन हो रखी है, चेक नंबर है, सारी डिटेल है, क्या दिक्कत है उसमें? तो अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो 27 नहीं लगेगा। और दूसरा, इन एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। ओ माय गॉड, बेटे सपोज करो ए और मिसेस ए का डिवोर्स हो रहा है, और ए के पास बहुत प्रॉपर्टीज, तो क्या मिसेस ए उस प्रॉपर्टी में उनका शेयर आएगा? जल्दी बोलो मैम, जल्दी बोलो मैम।
10 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट लगेगा, वेट भी करवाना। ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, दोनों में डिवोर्स हो रहा है, और मेरा आपसे सवाल है, हस्बैंड के पास प्रॉपर्टीज है, क्या वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी चाहिए, कोर्ट बोलेगा, या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। करनी नहीं चाहिए पर करनी पड़ती, और बात के ऊपर क्या होती है, गर्ल्स का नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, डिपेंड्स। इफ ही हैज 10 प्रॉपर्टीज, करनी चाहिए। कितनी? 9 प्रॉपर्टी ले जाओ। हाँ, अगर जनरली तो बहुत सारी फैक्ट्स में तो ऐसी बात कर रहा हूँ, ले दे के कोर्ट ने ऑर्डर करा, भाई साहब आपके 10 प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी मैडम के नाम पे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, तो क्या मिस्टर ए जब अपनी प्रॉपर्टी कुछ कुछ मैडम के नाम पे करेगा, तो लीगल ओनर कौन बन जाएगा? मिसेज ए। भाई मैडम के नाम पे करने का मतलब होता है कि एग्रीमेंट के नाम आ जाएगा मैडम का प्रॉपर्टी। रेंटल किसके हो गए? 12 लाख। ये जो रेंटल है किसके हो जाएंगे अब? मिसेज ए के। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ पे टीम ओनरशिप भी लगवा दूं? कि क्योंकि ये तो तुमने फ्री और इनएडिक्वेट में करा, तुम्हारा डिवोर्स भी हो गया, प्रॉपर्टी भी चली गई, किराया भी मैडम के पास, पर टैक्स तुम भरोगे, ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा ना बेटे। यानी कि अगर डिवोर्स की वजह से अगर प्रॉपर्टी चली जाती है, तो डीम्ड ओनरशिप पता लग जाएगा। मुझे बताइए, तो ये 2 केसेस ऐसे हैं बच्चे, जिसके अंदर सेक्शन 27 नहीं लगे। 2 केसेस कौन कौन से हो गए? सबसे पहले एडिक्वेट, एंड इफ इट इज इन एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, बिकॉज सर एक तो प्रॉपर्टी जा रही है सर, डिवोर्स भी हो रहा है, डीम्ड ओनरशिप में टैक्स में थोड़ा बहुत। यहाँ तक क्लियर है सर? वेरी गुड। अब मैं आप सभी बच्चों से, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, 27 के अंदर है सबसे पहला पॉइंट। 2-3 पॉइंट इस तरीके से हैं, बाकी फिर टोटल 6 पॉइंट आएंगे बच्चे, वो तो बाकी लिखने के होंगे। मैं आपको दूसरा पॉइंट समझा के लिखने के लिए दूंगा, फिर मैं 5 मिनट में आऊंगा। आप सभी बच्चे मेजर चाइल्ड हो या माइनर चाइल्ड? मेजर, एनीवन माइनर? आप माइनर, माइनर का मतलब 18 से कम। आप में से कुछ बच्चों ने अभी अगर मैं बोलूं, जैसे वो आरिफ में गए थे, समय रैना का पूरा देख लिया होगा आपने, तुमने देखा, उसने बोला कि आप अपने फादर को बोलिए कि आई लव यू पापा, है ना? ऐसा था ना, उसमें ट्रेंडिंग हो रहा है ना आजकल। बाहर निकाल दे। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने फादर से ओपन और पूरे बोल रहे हैं, तो आपने, आपके फादर ने भी बोला, ठीक है, हाँ बच्चे, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, और फिर अगर आप बोलो कि पापा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, हाँ, तो क्या वो आपके नाम पे प्रॉपर्टी कर देंगे? आप में से कोई ऐसा बच्चा जो कि आज जो भी प्रॉपर्टीज है वो आपके नाम पर है, पेरेंट्स के नाम पर? पेरेंट्स के नाम पर, आपके नाम पर, वेरी गुड। पर जिन बच्चों की पेरेंट्स के नाम पर, आप में से कोई बच्चा ऐसा कह सकता है, सर आज हम घर जाएंगे और बोलूंगा कि पापा ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तो जतिन जी आपका तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा, कभी भी नहीं, स्कूल दे दे, एनजीओ में दे दे, ठीक है ना? बताओ, फिर तो ठीक है। आप में से कोई बच्चा जो कि अगर घर में जाकर, देखो आप सब अभी अर्न कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप में से कोई बच्चा जिनके पेरेंट्स रेंटल इनकम कमा रहे हैं, स्कीम बताऊंगा आपको, फायदा होगा आपके पास, जो एनजीओ, आपके फादर के पास प्रॉपर्टी, उनको किराया, कितने परसेंट पे टैक्स लग रहा है? लेट्स से 30%। ठीक है, तो सपोज कर कि आपके पापा को 10 लाख रुपए का रेंट आ रहा है, तो तुमने पापा को स्कीम बताई हो कि ये ना स्कीम बताइए दुष्यंत सर कि देखो पापा, ये 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में जाता है, आपको टैक्स भरना पड़ता है 30%, 3 लाख का टैक्स होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं आपकी मदद करना चाहता
पापा को बहुत अच्छा लगेगा, बच्चा सोच रहा है मेरे बारे में। अकाउंट फ्रीज हो रखे हैं, काफी बड़ी मतलब हैवी अमाउंट है लगता है। हाँ ठीक है, पर कोई बात नहीं, अनफ्रीज हो जाते हैं बच्चे, डोंट वरी। फ्रीज नहीं, सीज कर दिए थे इनकम टैक्स के बाद। इनकम टैक्स नहीं, तूने इधर डिस्काउंट डिस्काउंट तो नहीं लिया ना? नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि अगर अब तू बोले कि पापा ये जो भी प्रॉपर्टी है इसका जो रेंट है आपके हैंड्स में टैक्सेबल हो रहा है, 30% में हो रहा होगा। अब आप मुझे बताइए कि आपने बोला कि पापा मैं ना एक प्लानिंग सीख कर आया हूं, और वो प्लानिंग ये है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, ये बोलते ही रिएक्शन देखियो फेस पे, पहले पूरी बात मत करो, ठीक है। तो जुनैद जी आपने अपने फादर को बोला कि पापा टैक्स बचेगा। आप ये टैक्स प्लानिंग क्यों बता रहे हो बच्चे? क्योंकि टैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या करने पे? अगर जुनैद जी के फादर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे। मेरा आपसे सवाल, जुनैद जी मेजर चाइल्ड है या माइनर चाइल्ड? मेजर चाइल्ड। आप मुझे बताइए, क्या आपके फादर टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी आपके नाम कर देंगे? कर देंगे? कोई बच्चा ऐसा है जो कि कॉन्फिडेंस से बोल सकता? आप पीयूष जी कर देंगे? इधर भी कर देंगे? बाकी बच्चों को क्या लग रहा है? ये जो बच्चे बोल रहे हैं ना कर देंगे, कोई नहीं करने वाला इनके घर वाले, इनको खुश होने दो बेटे जिंदगी में, करके दिखा दो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जुनैद जी आपके फादर ने बागबान देखी, एवर, ठीक है। तो बेटे आपके फादर क्लियर बोलेंगे कि बेटे मैंने बागबान देखी हुई है, और आजकल की जनरेशन, जो आपकी जो जनरेशन है बच्चे, ठीक है, क्या उस पे भरोसा करा जा सकता है? हम लोग की जनरेशन की अलग बात। हाँ नहीं, मैं पूछा भी नहीं मैंने, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, क्या कोई भी पेरेंट अपने मेजर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे? हाँ, कर देंगे सर, अगर सब बच्चे पे भी तो डिपेंड करता है ना कैसे है। और लेट मी टेल यू, मैं आपको सिर्फ अभी 1 महीने से जानता हूँ, मेरे हिसाब से आपको तो बिल्कुल नहीं करेंगे आपके घर वाले। हाँ हाँ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, क्या एक इंसान अपने मेजर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है या नहीं करता? नहीं करता है, बिकॉज ऑफ द मूवी बाबा। स्पेलिंग छोड़ो ना आप, आते हैं मुझे, ऐसी बात नहीं है, यही होते हैं ना, ठीक है। लेकिन अगर आप माइनर चाइल्ड है, लेट्स सपोज माय एग्जांपल, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, रुद्रांश 3 इयर्स का है, कहते हैं कि पापा कुछ ऑर्डर कर। मैंने कहा बता ब्लिंकिट से क्या कह रहा, नहीं घर ऑर्डर कर। मैं तो बहुत मैं कह रहा, तो अपना वाला घर मेरे नाम कर दो। क्या मैं रुद्रांश के नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा? एग्जैक्ट। हाँ, तो माइनर चाइल्ड मालिक नहीं बन सकते। मैं कह रहा हूँ मतलब उससे तो पहले तो हाँ एग्जैक्टली, समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर एक इंसान, अभी आप पूरा प्रोविजन समझना, अगर एक माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करता है, क्या ऐसा लोग करते हैं? बिल्कुल करते, 100% करते। अब मैं आपको समराइज करके दे दूं, एक इंसान के, एक इंसान है, प्लीज सुनिएगा, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूं बात को। सरकार ने बहुत देखा कि लोग अपना टैक्स बचाने के लिए माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, और जब माइनर चाइल्ड 18 का हो रहा होता है तो उससे वापस ले लेते हैं, क्योंकि उसे पता नहीं होता ज्यादा को। लेकिन मेजर चाइल्ड को कोई भी ट्रांसफर नहीं करता, ऐसा देखा गया है। तो आपके हिसाब से सरकार ने डीम्ड ओनरशिप मेजर वालों पे लगाई होगी या माइनर वाले? बिकॉज दिस इज प्रेवलेंट इन द इंडस्ट्री, people are transferring their property to their minor child
the rental income will not be taxed on minor child, but सरकार ले आएगी रुको सेक्शन 27 है और 27 के तहत डीम्ड ओनर कौन बन जाएगा, मिस्टर। लेकिन अगर आपने अपने मेजर चाइल्ड को ट्रांसफर करी तो क्या सेक्शन 27 लगेगा, नहीं लगेगा। टैक्स प्लानिंग है, आप कर सकते हैं, आप कर लीजिए। आपके पेरेंट्स के पास रेंटल इनकम आ रही है, आप उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो, स्लैब का बेनिफिट उठा लो। बट क्या उठा पाओगे? क्या आपको पेरेंट्स ट्रांसफर कर देंगे? नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप अच्छे बच्चे नहीं हैं, ठीक है, अच्छे चिल्ड्रन नहीं, मतलब वही निकल रहा है, पर ऐसा बोल नहीं रहा कि कोई भी प्रॉपर्टी ऐसे ट्रांसफर नहीं, मेक्स नो सेंस। ठीक है जी, तो बात इतनी है। अब सुनिए सर एक बार बात को, बस ये लिखते हैं। सर हाँ जी, सर पर हम भी तो 18+ हो गए, तो अपने पे तो टैक्स लगेगा ना कि वो रेंटल इनकम आ रही है। पर स्लैब तो यूज कर सकता है ना दोस्त। अभी तो जैसे 18-19 का है, अभी कोई इनकम तो नहीं है ना तेरे पास, तो अगले 4-5 साल तक आप स्लैब का बेनिफिट उठा सकते हो ना। हाँ सही सही, ओके सर। अगर मिस्टर ए ट्रांसफर करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ माइनर चाइल्ड, और कैसे ट्रांसफर कर रहा है, एज फ्री गिफ्ट और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो ऑल दो लीगल ओनर कौन बन जाएगा बच्चे, माइनर चाइल्ड, बट हु विल बी द डीम्ड ओनर, मिस्टर। और इसकी दो एक्सेप्शन है शजी। पहली कि अगर भाई मिस्टर ए ने अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करा और माइनर चाइल्ड ने पैसे दे दिए, मतलब सर यानी कि सेम जो ऊपर था, दैट इज एडिक्वेट कंसिडरेशन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपको? तो ऊपर से वहां से ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, माइनर मैरिड डॉटर। ओके, ये क्या बात हुई सर? यानी कि इन दो केस में क्या 27 लग रहा है? नहीं। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल अपने माइनर मैरिड डॉटर, शी इज अ माइनर एंड शी इज गेटिंग मैरिड, और अगर आप उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, तो एक बार पूरी कहानी सुनिएगा। तो मालिक कौन बन गया? माइनर मैरिड डॉटर। रेंट किसको मिलेगा? माइनर मैरिड डॉटर को। क्या डीम्ड ओनरशिप लग रहा है? नहीं। ये तो अब बोलोगे सर ये तो गलत चीज है, सर ये तो मतलब गवर्नमेंट तो एनकरेज कर रही है। लेकिन डोंट वरी, हम एक चैप्टर पे आएंगे क्लबिंग के, और क्लबिंग का चैप्टर क्या बोलते हैं कि भाई वहां पे जाके लग जाएगा। 5-10 मिनट आप ले लो, मैं 5-10 मिनट में आऊंगा बस, ठीक है। अरे अलग अलग करेंगे सर, एग्जैक्ट मैं बुलाऊंगा तो आप क्या, ठीक है। हाँ जी बच्चे, क्लियर है? भाई देख, अगर तो माइनर चाइल्ड को जाता है ना, तो सेक्शन 27 लग जाता है और मालिक कौन बन जाता है, मिस्टर। बट अगर ये माइनर चाइल्ड माइनर मैरिड डॉटर, ठीक है, तो 27 नहीं लग रहा, यानी कि मालिक कौन रहेगा, वो माइनर मैरिड डॉटर। अगर मैं इसको दोबारा से एक छोटा सा ऐसे लिख दूं, मिस्टर ए ने अगर माइनर मैरिड डॉटर को इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, तो क्या 27 लग रहा है? नहीं। और अगर मिस्टर ए ने माइनर चाइल्ड को करी, और आगे लिख देता हूं अदर देन माइनर मैरिड डॉटर, 27 लगेगा नहीं लगेगा? लग जाएगा ना। पर अगर मैं इसके नीचे लिख दूं एडिक्वेट कंसिडरेशन, नहीं लगेगा। ठीक है ना? मुझे बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक?
अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे, तो मैं आपको ना एक फाइल दे रहा हूँ, आपको वो ना बस लिखनी होगी एक बार, वो एक अर्जेंट 5 मिनट के लिए जाना पड़ेगा, मैंने कुछ भेजा। सर हाँ जी। सर अगर मेजर को ट्रांसफर करना है तो 27 नहीं लग रहा है ना? मैं लिख देता हूँ, हाँ बोल बोल बोल। अगर मेजर को ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी तो भी नहीं लग रहा 27, तो वो किस सेक्शन में आना चाहिए? बिल्कुल, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मेजर चाइल्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हो टू मेजर चाइल्ड, 27 लग रहा है या नहीं लग रहा बच्चे? एग्जैक्टली, अगर नहीं लग रहा तो यू कैन यूज इट, नो, टैक्स बच सकता है, और सरकार करिए भाई अगर आपको इतना बड़ा रिस्क लेके बचाना तो बचा लो, हाँ जरूर बचा लो आप, क्योंकि मेजोरिटी लोग नहीं कर रहे वो, जो कर रहे होंगे 10 12 50 लाख, जो भी लोग कर रहे होंगे कर रहे होंगे भाई, हर चीज पे प्रोविजन नहीं होगी, यस था कैसे कर ट्रांसफर करा लो, बचा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सामने सामने बोलो हाँ भाई हुई है ट्रांसफर, कर रहे हैं क्या होगा जब उस पर लॉ नहीं है तो कर सकते हो आप। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो आइए बच्चे, मैं कुछ आपको लिखने के लिए कंटेंट देना चाहता हूँ पहले, हाँ, फिर 5 मिनट में मेरा डीम्ड ओनरशिप खत्म हो जाएगा। ये देखो, आपको ये दिख रहा है ट्रांसफर टू स्पाउस, ये हमने पूरा पढ़ लिया, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बन गया ना केस बस वो। अगला कौन सा है? लेकिन आपको एक ये चीज लिखनी पड़ेगी, अब एक बार इसको पढ़िए और समझाइए मुझे क्या हो, ये दोनों पॉइंट के ऊपर है। तो ये हो गया ना, बच्चों को पैसे देंगे। बिफोर, ताकि वो ऐसा दिखे कि उनके पास पैसा है, तो मैंने सर वो बिफोर द ट्रांजैक्शन उनके 5 5 करोड़ ट्रांसफर कर दिए, फिर वही पैसा ले लिया, क्या 27 लग रहा है? नहीं। लेकिन एक आगे लाइन लिखिए, क्लबिंग प्रोविजन लग जाएंगे, वो क्या होता है छोड़ो ना, एक और चैप्टर आएगा, तो आप ये कह सकते हो सर ये हमने लूप होल निकाल दिया टिल नाउ, हाँ बेटा, क्या लूप होल निकला है ये, कि भाई ऐसा दिखा दो ना कि पैसे हैं, कि पैसे लिए हैं, पर पैसे तो है नहीं, कोई नहीं ट्रांसफर कर दो फिर ले लो, लूप होल निकल गया कितनी आसानी से, लेकिन आप बच के जा नहीं पाओगे, ये जो आगे लिखा हुआ है ना, अट्रैक्ट क्लबिंग प्रोविजन अल्टीमेटली टैक्स का घुमाना आपको, पर इतनी ज्यादा डिटेल आपको जाने की जरूरत नहीं, मुझे बताइए ये वाला क्लियर है बच्चे? अभी जो जो लिखना मैं आपको बता रहा हूँ सारा का सारा, फिर आप नोट करना, ठीक है? तो ये वाला पूरा का पूरा लिखना होगा, देन होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट पूरा लिखना होगा, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखना है, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी वाला लिखना है, हैविंग द राइट इन द प्रॉपर्टी फॉर नॉट लेस देन 12 years। ये अगर आप पूरा ही लिख लोगे तो बढ़िया रहेगा, फोटो खींच लो ना, मैंने फाइल भी भेजी हुई है, मैं पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर 191 है, ठीक है बच्चे, ग्रुप में भी फाइल है, टेलीग्राम पर भी फाइल है, ठीक है? ये वाला आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ बच्चे, 5 मिनट। सर वो पूरा दिखा दीजिए ना, हाँ जी, पूरा दिखा दीजिए ना, जूम आउट करके थोड़ा सा। हाँ बस काफी। ठीक है बच्चे, एक बार ये लिख लो प्लीज, और 5 मिनट में डीम्ड ओनरशिप खत्म हो जाएगा, बस फिर मैं आ रहा हूँ। कुछ बोलूं क्या? अभी लिख लो, अभी अभी कहाँ तक लिख लिया एक बार मैं बता दूंगा आपको, बस यहीं तक लिख लेना एक बार चाहे पहले भी। अरे पोजेशन वाले में भी ना कीवर्ड क्या होता है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी, आप एक काम करो ना यार,
बस यहां तक लिखना है इसको, ठीक है। चलिए मैं एक बार कुछ बोलता हूं, आप लिख लो एक बार। होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट, ये होता क्या है? ये होता है बच्चे कि वो प्रॉपर्टी एस्टेट ना होता है, जैसे आपने जयपुर में देखा है कि एकदम किले होते हैं बहुत बड़े बड़े, आमिर किला, ठीक है। तो बेसिकली एज द वर्ड सजेस्ट इज प्रॉपर्टी विच इज नॉट लीगली डिविजिबल। मतलब सर लीगली डिविजिबल का मतलब, अरे बेटे उसके अंदर क्या जाने, बस इम्पार्टिबल एस्टेट वो होता है जिस प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उसके कारण में हमको नहीं जाना। तो अगर जिस प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हो सकता उसको क्या बोला जाता है? इम्पार्टिबल एस्टेट। और उसका मालिक कौन माना जाएगा, डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा? क्या लिखा हुआ है? द होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट शेल बी डीम्ड टू बी दी ओनर ऑफ सच। अगर मैं एक छोटी सी चीज बोलूं, एक प्रॉपर्टी है और वो डिवाइड नहीं हो सकती, और दो भाई हैं, उसमें से एक भाई रह रहा है उसमें, तो डीम्ड ओनर कौन होगा? हुसोएवर इज होल्डिंग द। क्लियर है बच्चे? थ्योरेटिकल बात है, कोई इसके अंदर और कोई एनालिसिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट समझ आ गया? भाई की जगह कोई किराएदार रहता तो अगर किराएदार तो नहीं, ठीक है, बट जो भी उसका मतलब किराया आ रहा है जिसके पास और वो है, और आप ना मतलब किराए पे रह रहे हो तो ठीक है, वो तो नहीं होगा, बट हाँ जो उस चीज का सारा देख रहा है वो चीज, ठीक है। अगला समझिएगा, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपने बच्चे आरडब्ल्यूए सुना हुआ है? क्या होता है आरडब्ल्यू? रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। क्या होता है? मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं और दुष्यंत सर जहाँ रहते हैं ना, वो लिखा है शिवालिक ए ब्लॉक। पहले क्या शिवालिक, फिर ए ब्लॉक। और इसमें ना बच्चे 350 हाउसेज, आप समझ रहे हो, कॉलोनी के अंदर ही 350 हाउसेज। तो मेरा जो हाउस है ना वो 295। एड्रेस क्या है? 295 सिद्धू मूसेवाला। दुष्यंत सर का हाउस 324। ठीक है, दुष्यंत सर का हाउस नंबर है A324। तो सर आप ये क्यों बता रहे हो सर? बेटे ये जो सारा का सारा एरिया होता है ना, सारा इतना बड़ा एरिया, ये आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको दिया हुआ है, किसको बेचा है? आरडब्ल्यू। मतलब सर थोड़ा गहरा सुनना, आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ बात। जब पार्टीशन हुआ था, तो आपको मैं बता दूं, एक बार हो सकता है पहले बताया भी हो, मालवीय नगर, तिलक नगर, लाजपत नगर, ये सारे यहाँ पे वो लोग रहते थे ओरिजिनली। अब तो बहुत ओल्ड एज हो गए, उनके बच्चे हो गए, फर्दर बच्चे हो गए, बट ये रिफ्यूजीज कैंप्स हुआ था, समझ रहे हो? तो आप देखेंगे कि तिलक नगर, राजेंद्र नगर, लाजपत नगर, पटेल नगर, शास्त्री नगर, ये सब क्या होते थे कि जो लोग पार्टीशन से पहले उधर रहते थे, जब वो इधर आएंगे तो उनको घर अलॉट करना। तो सरकार ने एक सोसाइटी बनाई थी, उसको क्या बोला जाता है? आरडब्ल्यूए। और आरडब्ल्यूए ने ये जो 295 घर है, ये किस पर दिया था मालूम है? लीज। कितने साल की? 99 ईयर्स। मैंने देखी है प्रॉपर्टी, मैंने बहुत रिसेंटली देखे अपने घर के प्रॉपर्टी के पेपर, एग्जैक्ट बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी हमें नहीं बेची, मतलब अगर हमारा, जैसे मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनका लीज का एग्रीमेंट चल रहा है, किसके साथ चल रहा है? आरडब्ल्यू। कितने साल का? इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। आपने कभी कोई वर्ड सुना होगा, एक होता है लीज होल्ड और एक होता है फ्री होल्ड। आप में से कितने बच्चे लीज होल्ड में रहते?
फ्री होल्ड दो ही तरह की होती है बेटा, ना आपने लीज होल्ड बोला ना फ्री होल्ड बोला है। फ्री होल्ड में ठीक है, फ्री होल्ड हो जाती है ब्रो, आप एक फीस दो 5-6 लाख रुपए और ये लीज क्या हो जाएगी, फ्री होल्ड हो जाएगी। आपके मन में आ रहा होगा सर आपके आप मतलब 99 ईयर्स के हो के लिए आपको लीज पे मिली है तो इसके बाद क्या हो जाएगा, निकाल दिया जाएगा? नहीं, ठीक है, मालिक हम ही है, लेकिन बस एग्रीमेंट कैसा बना हुआ है, लीज हो। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब अभी आप पढ़ोगे तो आपको एक वर्ड दिखेगा लीज होल्ड और दूसरा फ्री होल्ड। मैं आपको इतना बता देता हूँ, आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए, नॉट जस्ट फॉर दिस सेक्शन। देख भाई, मैं आपको अपने घर का बता रहा हूँ, मेरे घर के पेपर आपको बता रहा हूँ बेटे, इतना डिटेल बता के चलता हूँ आपको, भरोसा रखो बच्चे। RWA का मान लीजिए एक इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं क्या कह रहा हूँ, लीज है, कितने साल के लिए, 99। तो यहाँ पे रह कौन रहा है, ये इंसान रह रहा है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है बच्चे, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। और इस इंसान को ये भी बोला जाता है, मुबारक हो आप क्या बन गए, मेंबर ऑफ आर सोसाइटी। हम मेंबर है जी उस सोसाइटी के, उस सोसाइटी में घर कितने, 350, मेंबर कितने, 350, और हम एक मेंबर। अब आप मुझे बता दो, ऑन पेपर्स मालिक कौन है वैसे, RWA। पूरा का पूरा लैंड जो है ना, जहाँ पे 350 घर है, उस पूरी जगह का मालिक कौन है, RWA। उस RWA का मेंबर कौन है, हम लोग। अब सवाल ये है, अगर मैं अपने घर को किराए पे दे दूं तो मैं बोलूंगा मैं तो मालिक ही नहीं। जब मैं अपने लीज होल्ड को किराए पे दे सकता हूँ, दे सकता हूँ, तो मैं तो बोलूंगा मैं तो मालिक ही नहीं हूँ। मालिक कौन है, ओरिजिनल है RWA। तो सरकार ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आप एक मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, समझ गए, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आपको क्या मान लिया जाएगा बच्चे, डीम्ड हो। ऐसे आप अगर गुड़गांव में जो जगह लेते हो ना, फ्लैट्स लेते हो, DLF के बने हैं कुछ है, तो हो सकता है आप भी वहां के मेंबर बनो। और अगर आप मेंबर बन गए, तो मेंबर जब बनते हैं तो उसको एक घर की चाबी दे दी जाती है, ये लीजिए आप मेंबर बन गए। तो अब सवाल ये, डीम्ड ओनर कौन बन गए, आप डीम्ड। अब अगर आप उसको किराए पे दोगे तो किसके हैंड में टैक्सेबल होगा, आपके हैंड। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे। रही बात लीज होल्ड फ्री होल्ड की, वो सबको समझ आ गया मतलब क्या था। चलिए फूड, नेक्स्ट, पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ए ने बी को एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। आपको एक बात पता है, अगर ए बी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे तो आपको पता है टैक्स लगता है, कौन सा टैक्स, स्टैंप ड्यूटी। ये स्टैंप ड्यूटी किसको मिल जाता है, कौन सी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि ये जो स्टैंप ड्यूटी है कौन सी गवर्नमेंट को मिलता है, स्टेट। पर क्या, कौन पे करता है। मैं आपके साथ बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, कल को आप किसी के बीच में बैठोगे ना तो आपको प्रॉपर्टी की बातें समझ आएंगी। जब बेचते हैं अपनी प्रॉपर्टी तो खरीदने वाला पे करेगा। एग्जैक्टली, बेचने वाला बोलता है मैं नहीं खर्चा करने वाला आपको जिस पे, आप समझ रहे हो। स्टैंप ड्यूटी कौन पे करता है, ए नहीं पे करता। कह रहा भाई साहब मैं तो बेचने आया हूँ प्रॉपर्टी, मेरे से मत कराना कोई खर्चा, आप बायर हो, आप पे करोगे। ये मार्केट ट्रेंड है। मुद्दे की बात ये नहीं, मिस्टर बी को ये पता लगा, वो बहुत ही परेशान हो गया, ओहो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। उसने बोला मिस्टर ए, कुछ ऐसा करे क्या कि तुम ना मुझे ना इमोल प्रॉपर्टी ट्रांसफर मत करो, लेकिन इसका पावर ऑफ अटॉर्नी बना दो, POA। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, हम सरकार के पास नहीं जाएंगे,
एक कोर्ट का एक एग्रीमेंट बन जाएगा 100 रुपए 500 1000 रुपए के स्टैंप पेपर पे कि मिस्टर ए कहेगा मैं आपको पूरा अधिकार देता हूँ इस प्रॉपर्टी के ऊपर, आप रहना, आपको जिसको किराए पे देना आप देना, मैं आपको अधिकार दे रहा हूँ, आप इसको रेनोवेट करो, तोड़ो, बेचो, जो करना है करो, लेकिन मैंने आपको ट्रांसफर नहीं करी। क्या ऐसा होता है? ऐसा। और आपके घर में ऐसा हो सकता है वो पेपर हो उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी लिखा होता है, मुझे भी बहुत दिनों बाद बहुत टाइम बाद पता लगा उसके वहां पे जीपीए लिखा हो। अगर आप में से कोई बच्चा रिलेट कर सके इसलिए बता, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी वर्ड होता है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर नहीं हुई होती। यानी कि मान लो मैं ए हूं, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, पेपर है मेरे पास, तो प्रूफ मेरे पास है, पर मैंने आपको प्रॉपर्टी कैसे दी? जीपीए के, एक डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट का नाम है जीपीए, और उसमें लिखते मैं आपको सारा अधिकार दे रहा हूं। इससे क्या होता है, क्यों क्यों बनाते हैं लोग? क्या बचाने के लिए? स्टैम्प ड्यूटी। लेकिन इससे पेपर वर्क खराब हो जाता है। अभी तो तुमको लगता है स्टैम्प ड्यूटी बच गई, कल को अगर तुमको बेचना है ना, तो कभी कभी सरकार का नोटिस आ जाता है कि हमने जीपीए वाली प्रॉपर्टी को बंद कर दिया, आप बेच नहीं सकते, जो करना कर लो, जाओ। सरकारी फाइल अटक जाती है बेटे। हमेशा आपको अपनी प्रॉपर्टी की, जो इसको बोला जाता है चेन ऑफ पेपर्स, इट्स प्रेफर्ड कि आप भाई पावर ऑफ अटॉर्नी की जगह नॉर्मल वाला बेचो भाई, कोई बात नहीं भाई, टैक्स लग रहा है, सिस्टमैटिक तो रहेगा, योर प्रॉपर्टी शुड बी ट्रेडेबल। आज के टाइम पे भारत देश में, दिल्ली देश में, मैं इतने लोगों को जानता हूं जो अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। क्यों नहीं बेच सकते? लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, पहले फ्री होल्ड कराओ फिर बेचो। इतनी कोई हिम्मत ही नहीं करता, कहता है जैसे चलते चलते रहने, छोड़ो क्या बेचनी। मुद्दे की बात है, लीगल ओनर अभी भी कौन होगा, लेकिन डीम्ड ओनर कौन हो जाएगा? Although you are not the actual owner of the property, like you are not on paper you are the legal owner, Mr. A, but deed ownership के तहत कौन मान लिया जाएगा? Mr. B। आप ये वाला छोटा सा बना दीजिएगा, A ने B को अपनी प्रॉपर्टी एज पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, तो ऑल्दो लीगल ओनर तो A है, पर डीम्ड ओनरशिप के तहत सेक्शन 27 के तहत कौन बन जाएगा बच्चे? मिस्टर बी। हाँ जी, हो सकता कुछ ना कुछ तो। जीपीए वाली प्रॉपर्टी का रेट भी फिर कम हो जाता है, 5-10 लाख। अगर तेरी फ्री होल्ड है ना, तो 1 करोड़ की बिक्री होगी, मार्केट वैल्यू। और अगर तू उसी जगह पे है पर वो फ्री होल्ड नहीं है, ठीक है, या जीपीए है या कुछ भी है, 5-10 लाख रुपए वैल्यू, क्योंकि सरकार को देने पड़ेंगे, सिस्टम बनेगा सारा। एक पर्सन वाले लिखने के बाद का नंबर। हाँ जी, पॉइंट नंबर ई बता था मैंने, पर्सन इन पोजेशन वाला ना बच्चे, उसके लिए ये वाला कोई। अच्छा, और लास्ट वाला ये है, सिर्फ हेडिंग लिख लेना, अगर आपको एक प्रॉपर्टी पे राइट मिल जाए फॉर नॉट लेस देन 12 ईयर, यानी कि कह सकता हूँ 12 ईयर और मोर बोल रहे, व्हाट डू मीन बाय नॉट लेस देन 12, मतलब 12 और अबव, तो आप टीम डोनर बन जाओगे। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ना, अगर मेरा एग्रीमेंट 20 साल का बन जाए तो मुझे टीम डोनर घोषित कर दिया जाए। ये जो प्रॉपर्टी है अगर मेरा एग्रीमेंट 6 साल का बन जाए तो मैं टीम डोनर नहीं हूं, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है अगर इसका एग्रीमेंट 12 साल का बन जाए मेरे साथ, तो मैं टीम डोनर, नॉट लेस देन 12 या उससे ज्यादा, लिखवा दूंगा अभी लैंग्वेज। एनएनटी के 10 साल का। यार जनरली अगर मैं आपको बोलूं, जो रेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं वो 3-3 इयर्स के बनते हैं, कोई नहीं बनाता इतने ज्यादा। हाँ, 11 के भी होते, छोटी प्रॉपर्टी होती है 11 महीने का, 20,000 किराया, 30,000 किराया, क्योंकि जब रेट ज्यादा होता है तो कहते हैं 11-11 महीने का, थोड़ा बार बार में दिमाग कराता हूँ। जब अगर वैल्यू ज्यादा होती है तो टर्म ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि आपको उस जगह को अपने हिसाब से बनाना होता है, सारी चीजें होती है, तो कई फैक्टर्स होते हैं प्रैक्टिकली। तो वैसा ये लिख दीजिएगा, और इसी के साथ आपका डीम्ड ओनरशिप सारा का सारा खत्म। थोड़ा सा कनेक्टेड रहना, 5 मिनट पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है बस। लिख लिया बच्चों ने ये?
अब मेरा आपसे कुछ सवाल है, आप सभी बच्चों को डीएलएफ पता है क्या करता है? प्रॉपर्टी खरीदता बेचता पर बनाता भी है, बनाता है ना? और कोई कंपनी जो बनाती? गोदरेज। हाँ जी, M3M, वेरी गुड। और कोई? ऐसे ही बोल रहा हूँ, और कोई करके। है जी। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है, ये क्या बनाया मैंने? क्या बनाया बच्चे? बिल्डिंग लग रही है। अब हमारी क्लास की पहले ही कोई भी है। मैं एक दिन ना सोच रहा हूँ ड्राइंग कंपटीशन रखें। आप सब रेडी है? एक दिन अगर रखूंगा तो प्रैक्टिस करके आओगे ना? मतलब मेरे को हराने के लिए तुम्हें बहुत प्रैक्टिस लगी। सर कैंडल में तो नहीं मतलब उसी टाइम 10 मिनट में बनाना और फिर मुझे फोटो भेज देना। फिर मैं अपनी आईटी टीम को बोलूंगा अपना नाम लिख देना, ठीक है? और वो फोटोज डालेंगे, फिर उसमें वोटिंग करेंगे किसकी बेस्ट है। और मैं बाकी ग्रुप पे बोलूंगा मेरी वाले पे वोट डाल। मेरी फोटो बनाएगा? अरे यार बहुत खराब ड्राइंग है तेरी भाई। ठीक है, नहीं नहीं बच्चे ठीक। अब आप मुझे बताइएगा, डीएलएफ ने ये टावर्स बनाए, क्या मैं कह सकता हूँ उसको बेचना चाहते हैं? इसलिए बनाता है ना, सारे बिक जाते हैं बच्चे। ये वाला बिक गया, ये बिक गया, ये बिक गया, ये बिक गया, ये सारे बिक गए बच्चे। बाकी जो खाली हैं वो, इनको धीरे धीरे बिकते हैं। ये ले, ये भी बिक गए धीरे धीरे। बाकी जो खाली हैं वो, एग्जैक्टली हो सकता है कि वो लेट आउट कर दे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि खाली भी पड़े हो। ओहो, अगर ये खाली होंगे तो इस प्रॉपर्टी को मैं क्या बोलूंगा? एग्जैक्टली, एंड दिस इज अ केस where you have more than two properties are self-occupied. Big problem. Exactly. And ये सब स्पेसिफिक है, अभी मैं सोच रहा हूँ डीएलएफ के लिए नहीं है। जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वाले हैं जो बनाते हैं और बेचते हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं उनके लिए ये सारे के सारे घर क्या है बच्चे? स्टॉक इन ट्रेड। प्रॉपर लिख लेना इसको, भी चल नहीं रहा था। तो कह सकता हूं अगर ये डीएलएफ है, और क्या मैं कह सकता हूँ ये सारा का सारा इसका स्टॉक है। जो बिक गए वो तो सही है, लेकिन जो नहीं बिके ना तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और दिमाग लगवा देता हूं, सर यहां मैंने अपना ऑफिस ही खोल लिया लो, अब उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलूंगा? नहीं, अब तो आपके बिजनेस के लिए यूज है। जैसे एयरटेल के पास हो सकता है 500 प्रॉपर्टी हो जहां पे उसके ऑफिस है, उसको थोड़ा ना सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल दूंगा। सोच के देखो, आप डिटेल्ड बात कर रहा हूं मैं आपसे। क्या एयरटेल के 500 रिटेल आउटलेट्स नहीं होंगे इंडिया में? तो क्या एयरटेल ये बोले कि ये रिटेल आउटलेट मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो दो से ज्यादा तो डीमलेट हो जाए? ऐ थोड़ा ना। अगर आप उसमें बैठ के अपना बिजनेस कर रहे हो तो वहां थोड़ा ना लगा दूंगा। यहां क्यों लग रहा है? इसका ये स्टॉक है और बाहर ताला लगा हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तेरे को अपना ऑफिस खोलना खोल लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैविंग स्टॉक एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। पहले यहां तक क्लियर है? और अगर दो से ज्यादा हो गए तो बाकी सारे डीम्ड। और मुझे एक बात बताओ, गलत बात है कि नहीं? ये मेरा धंधा ही यही है, मेरे पास 1000 घर पड़े हैं भाई बेचने को। खाली है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, दो से ज्यादा तो डीम लेट आउट, यानी कि एक तो मेरा स्टॉक बिक नहीं रहा। मैं कोशिश कर रहा हूं मेरे ये घर बिके सारे, और ऊपर से सरकार क्या बोल रही है कि जब तक बिकेगा नहीं तब तक क्या मान लूंगी इसको? डीम लेट आउट, मतलब उसके ऊपर टैक्स भरूं मैं। तो सरकार ने बोला थोड़ा रिलैक्सेशन दे देते हैं, जब भी ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी ना 2 साल तक नहीं मानूंगी डीम लेट आउट इसको। ये कंस्ट्रक्शन, भाई बिल्डिंग बनती है कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट मिलता है। आज मिला है कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, आज क्या डेट है? 11/4/26।
कौन सा फाइनेंशियल ईयर हुआ ये? इसमें 2 साल जोड़ दूंगा, यानी कि क्या डेट आ जाएगी? 28 और 29। इसका मतलब 1/4/29 ऑनवर्ड्स डीम्ड लेट आउट मान लूंगा। दैट्स रिस्की। यू आर कैरिंग स्टॉक, फर्स्ट प्रेशर इज यू आर नॉट एबल टू सेल इट। तो सरकार ने रिलैक्सेशन दिया, 2 साल का टाइम दे दो, बट अगर 2 साल बाद भी अगर वो नहीं बिका है तो डीम लेट होगा, आपको काश करना। राइट, वेरी गुड। तो आपने क्या करना है, इसको लिख लीजिए। क्या लिखो इसे मैं बता देता हूँ, बना तो ऐसे ही देना और नंबर भी ऐसे लिख लेना। इसके ऊपर वाले ऊपर वाला लिख लेना ना, फोटो है ना अभी। अभी खत्म करते हैं बस 5 मिनट में, ठीक है? थोड़ी सी जगह छोड़ दो एक बार, ठीक है? और ये वाले में क्या लिख दो, स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक एंड ट्रेड फॉर डेवलपर्स ऑफ प्रॉपर्टीज। स्टॉक एंड ट्रेड फॉर डेवलपर्स ऑफ प्रॉपर्टीज। ब्रैकेट में एग्जाम्पल में डीएलएफ लिख दीजिए और ये बना दीजिए, कुछ कुछ सेल्फ ऑक्यूपाइड कर देना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। ये इंपॉर्टेंट डेट है बच्चे, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड है जी। क्या दोस्त? हाँ उस, हाँ इतना ही लिखना है, फिर ये बना लो, बिल्डिंग बना लो, कुछ कुछ सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दो और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। तो फाइनेंशियल ईयर आ गया 26-27, उसमें 2 ईयर ऐड कर रहे हैं, 2 ईयर्स भी फिक्स्ड है बच्चे। वैकेंसी होता है जब तूने कुछ टाइम के लिए किराए पर है, कुछ टाइम खाली है, ये तो खाली ताला लगा, तो इसको वेकेंट नहीं माना। तो सबने एक टेबल चेयर डालते हैं। भाई देख, अब तेरे पास 2-4 प्रॉपर्टी है तो ऐसा कर लेगा, अब सरकार तेरे को क्या लग रहा है, डीएलएफ पे तो भाई नजर रखते हैं ना यार, ऐसे नहीं होता ना। नजर, जब तक आप वो कर सकते हो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है कर रहे हो, ब्रॉडर लेवल पे नहीं हो पाता। और बस इसके बाद लास्ट टॉपिक है बच्चे हमारा, कंपोजिट रेंट। क्या दोस्त? ये सब तो लीगल सर्टिफिकेट्स, आर्किटेक्ट्स का यही तो काम होता है, ठीक है? आप अगर कल को कोई घर लेते हो, ठीक है, तो आप ये सोचोगे नहीं कि कल को अर्थक्वेक आ गया तो भाई मतलब मेरे को ये तो दिखाओ कि पूरी ड्राइंग होती है, नक्शा पास हुआ होता है, अरे सब चीजें देखनी होती है। आपने इसे देखा भी होगा कुछ रील्स में, अगर नोएडा का बहुत बड़ा टावर गिरा दिया था उनको, देखा था? वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही गिराई थी क्योंकि उसका कुछ मटेरियल सही नहीं था या क्या हुआ था, तो वो गिराया था उसको। बट रिस्की ऐसे नहीं होना चाहिए ना कि खराब चीज लगी हुई और लोग रह रहे हैं। बिल्डिंग में अभी जब मिला बना जो चीज थोड़ी सी हाईलाइट हो जाए उस पर एक्शन होता है, और क्या होना। A2 जंक्शन का तो एकदम बहुत ही अच्छा है बच्चे, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सीमेंट सरिया भूषण ने खूब लगाया है। लिख लिया बच्चों ने? एक ही एग्रीमेंट कंपनी उधर पूरी गिर गई थी, बिल्डिंग गिर गई थी, मेरा कंस्ट्रक्शन कर दिया, कंसेशन बंद कर दी? और कुछ साल तक करते हैं। मैं तो एक्टिवली कर रहा हूँ, राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, तो दिल्ली के बेसमेंट में मेरी करना पड़ेगा, वादा साहब आएगा। चल, और करना कुछ नहीं होता है इन्होंने, वो सिर्फ आकर अपना पैसा बना दी। गवर्नमेंट कोई एग्जीक्यूट थोड़ा ना करती है बेटर, इट्स जस्ट कि उनको एक मौका मिल गया कि सबको तंग कर सके। सर जहाँ से इसके डेट करना है। हाँ वो जो मेरी चीज है, ठीक है ना? एनीवेज लिख लिया बच्चों ने? लास्ट पॉइंट बच्चे, कंपोजिट रेंट, हेडिंग डाल दीजिएगा कंपोजिट रेंट।
क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने थे आज ना, टाइम निकल गया। एग्रीकल्चर बच रहा है। हो सकता है, वही कोशिश करेंगे। कंपोजिट रेंट का मतलब ये होता है बच्चे, ध्यान से देखना, मैं आपको नोट्स बना दूंगा, बस 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बिल्डिंग के साथ साथ कुछ फैसिलिटीज का किराया लिया जा रहा है। फैसिलिटीज मतलब सर, लिफ्ट, सिक्योरिटी, एक्सेट्रा। अच्छा जी, एक बात बताओ, अगर आप जैसे अच्छी जगहों पे, जहाँ जैसे अपार्टमेंट टाइप्स होते हैं, तो वहां पे जो किराया होता है सिर्फ वो बिल्डिंग का लेता है, या वो ये भी होगा जैसे अगर पूल क्लब सारी जो है वो मुझे भी देना पड़ता, तो वो आपको ही देना पड़ेगा, तो रेंट तो बढ़ेगा। और आपके मन में ना एक चीज और चल रही होगी शायद से, मेरे मन में तो चल रही है, एक होता है फर्निश्ड भी तो मिल जाता है, एसी लगे हुए, सोफा टीवी सब लगा हुआ, ठीक है ना। तो वो भी आप यहीं पे मान के चलो, ये लिखा नहीं हुआ पर मैं इसलिए बोल नहीं पा रहा उस चीज। तो एक बार के लिए उसको साइड रखते हैं, कैसे चलता है दुनिया में बता दूंगा। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ कौन सा समझो, लिफ्ट, गार्डनर, क्लीनिंग सर्विस, सारा भाई एक किराया भाई। इधर मेरे को अलग अलग मत बोलो कि प्रॉपर्टी का कितना है, इसका कितना है, ये सब मत करो। आपको जगह चाहिए किराए पे, मेरे को प्रॉपर्टी, ठीक है, तो मैं आपसे ये चार्ज कर रहा हूँ। अब मुद्दे की बात ये है कि क्या इसका जो रेंट है, क्या वो सेपरेबल है या वो इनसेपरेबल। डिपेंड्स ऑन द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड बोल दे देख भाई सेपरेबल है, भाई क्या हो गया, देख भाई बिल्डिंग का तेरे से मैं रेंट ले रहा हूं ये महीने का, और जो बाकी फैसिलिटीज हैं, आप वर्ड ना स्पेसिफिक ले लेना, फैसिलिटीज, उसका रेंट है ये। कहने से दिस इज सेपरेबल, तो आपकी समझ क्या कहती है, बिल्डिंग वाला कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, और जो ये वाला है ना बेटे, अदर सोर्स, या फिर कि अगर इस बंदे का धंधा है तो कि भाई बहुत सारी फैसिलिटी, आप इग्नोर करो अदर सोर्स, और अदर सोर्स मान के चलो। और अगर मैं आपको बोलूं भाई साहब ऐसा है, ज्यादा लंबी बात नहीं होती मेरे से, इतना किराया है, रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बेटे, इनसेपरेबल। तो आप मुझे बताइए इसका सारा का सारा रेंट कहाँ टैक्सेबल होगा, डोमिनेंट क्या है, एग्जैक्टली हाउस स्टॉक। अब आते हैं दूसरे, बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी प्लस फर्नीचर, ओहो, यानी कि बिल्डिंग के साथ साथ प्लांट एंड मशीनरी। और मैं आपको ना विजुअलाइज करने के लिए जो बोलूंगा वो सोचना, प्लांट एंड मशीनरी में छोटी मोटी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मैं आपको एसी की बात नहीं कर रहा, फर्नीचर में सोफे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरा 100 एकड़ में आपको क्या चाहिए, प्लांट चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट दूंगा या बिल्डिंग भी होगी उसमें, बिल्डिंग भी होगी। तो आप थोड़ा सा बड़ा सोचिए, जो प्लांट मशीनरी है कोई छोटी मोटी, ठीक है। अब इसमें दो बातें, या तो ये सेपरेबल होगा या तो इनसेपरेबल। सेपरेबल होगा तो बिल्डिंग का अलग से जो है वो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी बात है। और अगर ये जो प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा है, ये कहाँ हो जाएगा, अदर सोर्स या फिर ठीक। ठीक है सर, सॉर्टेड ही तो है, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। दिक्कत वहां है बेटे, अगर ये इनसेपरेबल हुआ, अब बताइए कहाँ जाएगा इसको, बस अपने मन में रखना, सर ये पीजी या तो अदर सोर्स, क्योंकि डोमिनेंट पोर्शन में आपके दिमाग में डलवाना चाह रहा था कि स्टील प्लांट या वैसा। क्योंकि अगर भाई इतना बड़ा प्लांट आपको किराए पे दे रहा हूँ ना, तो
इंजीनियर्स के बैठने के लिए बिल्डिंग भी तो दूंगा, कैंटीन भी तो दूंगा, तो बिल्डिंग विल बी द पार्ट ऑफ दैट प्लांट एंड मशीनरी। तो इसका मतलब यहाँ पे डोमिनेंट पोर्शन क्या हो गया बच्चे, वो जो प्लांट एंड मशीनरी, और या तो अदर सोर्स में हो जाएगा या वो पीजीवी। तो आप ना जस्ट प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं बस आपको, जैसे हम लोगों ने स्टील प्लांट लिख दिया, उससे क्या आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई डोमिनेंट पोर्शन। और इसी के साथ आपका सारा का सारा हाउस प्रॉपर्टी ओवर होता। वेरी 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 गुड। क्या टाइम हुआ अभी? अगली क्लास प्रैक्टिस की रखनी है। यस सर। एक क्लास पूरी रखते हैं जिसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वैसे तो मैं बता दो, कोई भी क्वेश्चन करोगे कहीं नहीं अटकने वाले, बट एक क्लास और प्रैक्टिस की रख लेते हैं, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं। ठीक है बच्चे, चले तो इस सर एक बार तरीके से ऊपर कि, करना, है जी, सर एक बार नोट करना ना, लास्ट वाला चार्ट। लास्ट वाला एक मिनट। कितने बजे मिलेंगे अब? 1:45। जल्दी खत्म हो जाएगा, जरा सा है आज की लाइट ही है क्लास में। यार प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन कर लेंगे प्रैक्टिस, ऑलरेडी मैं काफी धीरे कर प्रैक्टिस में ना, मतलब ऐसा है कि मैं बोलूंगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर लो, मतलब इसमें तो ऐसा भी नहीं है ना कि ऑनलाइन में समझ नहीं आता कुछ। चलो ठीक है फिर, बोलोगे हम करेंगे। बदलो, बदलोगे नहीं मतलब बदलो। ठीक है चलो नेक्स्ट क्लास एक बार प्रैक्टिस रखते हैं, स्ट्रॉन्ग रखना जी, ठीक है कोई बात नहीं बेटा। चलिए इतना रखते हैं, ओके थैंक यू मच, बाय बाय।